हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 6.3 के एग्जाम्पल्स को, और आज के क्लास में हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं और जुड़ चुके हैं हम लोग फिर से आपके साथ। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के एक्सरसाइज के प्रश्नों को। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और आज हम लोग सीखते हैं एक्सरसाइज 6.3 के कुछ एग्जाम्पल्स को। तो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट एग्जाम्पल दिख रहा होगा और इस एग्जाम्पल से क्वेश्चन आपका सबसे पहला बनता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों का सांकेतिक रूप में आप व्यक्त भी करिए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इन दो त्रिभुजों को ध्यान से देखना है और इन दोनों त्रिभुजों को गौर से देखते हुए आपको यह बताना है कि ये दोनों त्रिभुज किस तरीके से समरूप हो सकते हैं, और समरूप होते हैं तो समरूपता की कसौटी क्या है, और हम उसे सांकेतिक भाषा में भी लिखेंगे। तो बच्चों, समरूपता की कसौटी के लिए यदि हम बात करें तो कंडीशन, एक कंडीशन कौन कौन सा है देखिए। सबसे पहले आपने देखा है कि यदि कोई भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो समरूपता की कसौटी ये होती है कि उसके जो भुजाएं होती हैं बच्चों, है ना, उसकी जो भुजाएं होती हैं, ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, तो समानुपाती होते हैं, है ना, ये समानुपाती होते हैं। साथ ही साथ यदि हम कोण की बात करें तो कोण ये क्या होते हैं, तो कोण आपस में बराबर होते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो हमारे सामने ऐसे कंडीशन बनते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों त्रिभुज को हम किस तरह से समरूप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, या तो भुजाएं जो हैं वो समानुपात होना चाहिए, मतलब इसका और इसका अनुपात जो होगा वही इसका और इसका अनुपात होना चाहिए, वही इसका और इसका अनुपात होना चाहिए, या तो हम एंगल की मदद से भी उसे क्या कर सकते हैं, तो समरूप बता सकते हैं। तो सबसे पहले गौर करें तो एंगल ए इस दो त्रिभुजों में, इन दो त्रिभुजों में अच्छे से कहीं हम प्रॉपर तरीके से बनाएं तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में गौर करो तो एंगल ए जो है बच्चों ये किसके बराबर है, तो एंगल पी के बराबर है। एंगल बी जो है ये एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी जो है ये एंगल आर के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, जब तीनों एंगल आपस में इक्वल हमें नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम कौन सा कसौटी लगाएंगे, लिखेंगे इसलिए ए मतलब एंगल 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 की कसौटी से, इसकी कसौटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज को समरूप लिख सकते हैं। अब बच्चों, दोनों त्रिभुज को हम समरूपता कैसे लिखेंगे, यदि हम इसे ए से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका नाम लिख रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये समरूप हो जाएगा किसके, तो ये समरूप हो जाएगा बच्चों, यहाँ ए से स्टार्ट किए हैं मतलब 60 वाले एंगल से स्टार्ट किए, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे और यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर, सॉरी त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरीके से ये क्या हो चुका है, समरूप हो चुका है। समरूपता की कसौटी भी हमने लिखा है और उसे सांकेतिक भाषा में लिखने का प्रयास किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। अब सोचो हम इन दो त्रिभुज को कैसे हम समरूप कर सकते हैं। सबसे पहले गौर करें तो ए बी का और पी क्यू का, इन दोनों का रेशियो को गौर से देखें। सबसे पहले देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों जो भुजाएं हैं इनका रेशियो 1/2 आएगा। यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 6 हो गया। अब हम इसे कैसे बना सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानबूझ करके ए बी को, अच्छा कौन से दो त्रिभुज में है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी तथा दूसरा जो ट्राइंगल है बच्चों इसका नाम है पी क्यू आर। इन दोनों त्रिभुजों में यदि हम काम करने की कोशिश करें तो हमें नजर आता है कि इसका ए बी जो है और इसका क्यू आर जो है, इन दोनों का रेशियो जो है ये बन रहा है बच्चों 2/4। यदि हम इसे काट दें तो रेशियो बनता है 1/2 का, मतलब 1:2 बनता है। ठीक है, उस तरह से हम ट्राई करते हैं बीसी का। तो यदि हम बीसी इस त्रिभुज का लेते हैं तो इसका 2 गुना इसमें दिख रहा है, मतलब यदि हम इसका बीसी लेंगे तो इसका हम पी आर लेंगे, तो बीसी बट्टे पी आर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2.5 और नीचे हो जाएगा 5। ये 2.5 है, ये 5 है, आप जानते हैं 2 बार में कैंसिल आउट होगा, तो ये भी हो गया 1/2। एक और कौन सी भुजा बच रही है, तो यदि हम इसका ये वाली भुजा देखें जो कर्ण है यहाँ, यदि 90 डिग्री हम देखें, हालांकि ये 90 नहीं है, तो ये जो भुजा है AC जो है ये इसके पी क्यू के रेशियो के बराबर होने वाला है। तो हम लिखेंगे AC बट्टे में क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे। तो AC हमारा दिख रहा है कि ये हमारा 3 है और जो PQ है ये हमारा 6 है। इसे भी आपस में काट दोगे तो ये बन जाएगा 1/2। क्या समझ में आया कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के दोनों की जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये गौर से देखो तो सारा आपस में इक्वल ला रहा है। और मैंने आपको बताया था कि समरूपता के लिए सारे कोण आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन जो भुजाएं हैं उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आया, यहां से हम लिख सकते हैं कि चूंकि AB/QR
ए बी बट्टे क्यू आर, ये बराबर हो गया किसके, बी सी बट्टे पी आर के बराबर हो गया। बिल्कुल सही बात है। और क्या है, और हमें नजर आ रहा है कि ये ए सी बट्टे पी क्यू के बराबर है, मतलब सारी संगत भुजाओं का रेशियो क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अतः हम इसे समरूप कह सकते हैं। तो यदि हम इस त्रिभुज को ए बी सी करके ले रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, यदि हम ए बी सी ले रहे हैं तो इसकी समरूपता हम कैसे लिखेंगे दूसरे त्रिभुज को। तो यदि हम इसे ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब यहां से यहां जा रहे हैं और फिर ये अढ़ाई वाली जो है इसके साथ में हम जा रहे हैं, मतलब यहां से शुरू किया और ये जो दो वाली भुजा है हम इसकी तरफ गए, तो आपको फिर से यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा और 4 वाले की तरफ जाना होगा। फिर यहां पर हम अढ़ाई की तरफ गए तो ये 5 की तरफ जाएगा। मतलब जिस हिसाब से यहां पर हम बढ़ रहे हैं जिधर जिधर, वैसे ही आपको यहां पर भी ग्रोथ होता हुआ नजर आना चाहिए, वहां पर आपको बढ़ना दिखना चाहिए। तो बच्चों यदि यहां से हम ए से बी की तरफ मूव किए, यहां बी से सी की तरफ आए, तो यहां पर आपको क्यू से आर की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब यहां पर ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे क्यू आर पी लिखेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जहां से हम मूव कर रहे हैं पहले 2 वाली भुजा आया, तो यहां से पहले 4 वाली भुजा आया, जिसका हमने अनुपात को बताया कि वो इक्वल है। इसी हिसाब से यदि हम फिर BC के हिसाब से गए, BC की ओर गए, तो ये 5 के हिसाब से जाएगा। फिर हम 3 के अनुपात में गए तो फिर ये 6 के अनुपात में आएगा। नहीं तो जैसे जैसे हम इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पर, उसी हिसाब से हम उसको भी लिख रहे होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया है, इन दोनों की समरूपता को बहुत ही अच्छे से दिखा दिया है। लेकिन समरूपता किसके अकॉर्डिंग था, कौन सी कसौटी है, ये तो मैं लिखना ही भूल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समरूपता की कसौटी भी हमें लिखना होगा, और इस कसौटी के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ कसौटी लिखेंगे। बच्चों कसौटी कौन सी लगाएंगे, देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल हुआ है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस एस एस, साइड 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 की कसौटी को हम लोग यूज कर रहे होंगे। तो साइड 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 की कसौटी से हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांश में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत करते हैं और देखते हैं ये दोनों त्रिभुज किस तरह से हो सकता है। तो बच्चों पहले से आपको सोचना होगा, पहले से सोचो, पहले से देखो, अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो और देखो कैसे बन सकता है। यदि यहाँ पर ये 2.7 है, ये 2.7 है, ये 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, लेकिन ये जो है 2.7 है और ये सिर्फ 5 है। तो क्या हम इन तीनों की जो भुजाएं हैं उसका अनुपात तो एक जैसा नहीं हुआ, तो ये तो वैसे समरूपता, मतलब इसका कोई समरूप त्रिभुज बनेगा ही नहीं, ये दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो आ जाओ हम सभी का करके देखते हैं। हम लिखेंगे कि ट्राइंगल LMP तथा दूसरा ट्राइंगल का नाम है DEF, तो DEF में इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या करके देखते हैं, LM, इसका LM डिवाइड बाई, यदि हम इसका, अच्छा ये 2 है तो इसका 4 ले लेते, 3 है तो 6 ले लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो है वो इसका अनुसाथ में आएगा। हमको बहुत ही अच्छे से संगत भुजाओं को देखना पड़ेगा। तो यदि हम इसका LM ले रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, या तो LM तो आ नहीं रहा तो हम यहां से लेते हैं MP लेते हैं सबसे पहले। तो MP को यदि हम डिवाइड करना चाहें तो किसके साथ करेंगे, ED के साथ में करेंगे। तो बच्चों ये है हमारा 2 और ये है हमारा 4, तो रेशियो 1/2 का बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर यदि हम लेते हैं PL, है ना, तो इसका 6 वाला लेना होगा तो हम लेते हैं FD, ठीक है, FD। और यहाँ से PL यदि हम 3 ले रहे हैं बच्चों तो वो ले लेंगे 6, यहाँ पर भी हमारा रेशियो बन गया 1/2। लेकिन गौर करेंगे यदि हम इसका LM लेते हैं, LM लेते हैं तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा EF, है ना, और EF यदि लेते हैं बच्चों तो ध्यान देना ये तो हमारा बन रहा है 2.7 और ये हमारा आ गया है 5, और इन दोनों का जो रेशियो है वो कभी भी 1/2 नहीं बन रहा है। यदि हम इसको उड़ा भी दें तो नीचे में 50 आ जाएगा और इस तरीके से 27/50 बन रहा है। तो हमें क्या समझ में आया, हम लिखेंगे चूंकि MP/ED ये आपका इक्वल दिख रहा है किसके, PL/FD का, ठीक है, PL/FD, लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ किसके, LM/EF। तो यहाँ लिखेंगे LM और डिवाइड बाई EF। इस तरीके से बातें समझ में आ रही है। इसका मतलब तीनों जो भुजा है बच्चों, ये जो तीनों भुजा है इनमें से कोई भी जो है इस तरह से तीनों भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर नहीं हुआ। लिखेंगे अतः, हम लिख सकते हैं अतः ये जो ट्राइंगल है हमारा LMP, ट्राइंगल LMP जो है ये समरूप नहीं है। आप ऐसे लिखिए या तो लैंग्वेज में लिखिए कि ट्राइंगल LMP जो है तथा दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा DEF तथा ट्राइंगल DEF समरूप नहीं है। तो यहाँ पर ये समरूप नहीं बन रहे हैं और नहीं बनने के पीछे कारण ये है कि इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है ये बराबर नहीं आया। चलो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है क्वेश्चन बनाने में, एकदम ध्यान से देखते जाइए, सारे कैलकुलेशंस को बहुत ही आराम से देखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझते जाना है और आप सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मजे तरीके से बना लेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है MNL या तो LMN बोलो, है ना, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेंगे LMN तथा दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या ले लेते हैं, तो ले लेते हैं PQR, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राइंगल PQR में
इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम गौर करें, देखने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। देखो यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पर mn है और इसका रेशियो pq बनता है, मतलब mn और डिवाइड बाई pq यदि हम लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 और वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5। बच्चों इन दोनों का रेशियो यदि हम निकालने की कोशिश करें तो ये आएगा 1/2। बात सही है। अच्छा एंगल और एंगल देखो गौर से, तो ये भी आपका इक्वल दिया हुआ है, मतलब एंगल जो हमारा m है ये इक्वल दिख रहा है एंगल q का, और ये दोनों हो जाएगा आपका 70 डिग्रीज। साथ ही साथ इसका mn जो है बच्चों, mn और इसका रेशियो निकालते हैं किसके साथ में, तो QR के साथ में निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ml जो है ये हमारा हो जाएगा 5 और ये जो है हमारा ये हो जाएगा आपका 10। तो इस तरीके से क्या दिखा कि ये दोनों भी आपस में बराबर नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो भुजाएं आपस में, इन दो भुजाओं के संगत भुजाओं का जो रेशियो है वो बराबर है और उसके बीच वाला जो कोण है बच्चों ये आपस में बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर हम कौन सी कसौटी लगाएंगे, तो साइड एंगल और साइड लगाएंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे साइड एंगल साइड की कसौटी से, साइड की कसौटी से क्या हो पा रहा है, यहां से देखना है। यदि हम यहां से स्टार्ट करते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं LMN, ध्यान देना इसको कि यदि हम इस त्रिभुज को LMN लिखते हैं बच्चों तो ये समरूप किसका होगा बताओ। यदि हम L से स्टार्ट किए 5 की तरफ गए तो आपको वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा जहां से हम 10 की तरफ आएंगे, और देखो L से स्टार्ट करिए M की तरफ गया और फिर यहाँ पे 70 डिग्री भी दिख रहा है, तो उसी तरह से हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा और 10 की तरफ जाते हुए हमें 70 डिग्री भी देखना है। मतलब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे RQP, तो यहाँ हम लिख देंगे ट्राइंगल का नाम RQP। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो रहे हैं, समरूप हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे सामने अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे 6 क्वेश्चन है, उम्मीद आप लोग इसको बना पा रहे होंगे, समझ पा रहे हो, कम से कम ईमानदारी से बनेगा ये क्वेश्चन। आ जाओ देखते हैं कैसे बनता है। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने है, ये 2 त्रिभुज है, तो हम सबसे पहले जो हल करेंगे ये किसमें करेंगे, तो ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC, ट्राइंगल ABC, और तथा दूसरा ट्राइंगल का नाम है DEF, तो यहां लिख देते हैं ट्राइंगल DEF में। इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देख सकते हैं बताओ। इन दोनों ट्राइंगल में हमें देखने को मिल रहा है कि सर यदि ये 2.5 है तो ये 5 हो गया, मतलब इन दोनों का रेशियो तो ठीक ठाक नजर आ रहा है ना। इन दोनों रेशियो जो है, इन दोनों का ये रेशियो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये दोनों रेशियो, ओ शिट, यहां पर तो क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश कर। बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस में ध्यान रखना, देखो इसमें एक मिस्टेक है, आई थिंक पीपीटी बनाने में कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर इसका डेटा और इसका डेटा आपस में कंप्लीट नहीं है। तो आप एक काम करना, इन सारे क्वेश्चंस को आप सेल्फ बनाने की कोशिश करें, है ना। चलो ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जैसे बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि किस तरह से अलग अलग तरह की कसौटी का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, वैसे ही आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं। यहाँ डेटा नहीं था, नहीं तो मैं आपको ये बता देता, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस को ढेर सारा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद से बना लेंगे, है ना। चलिए तो ये आपके लिए छूटता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहां से स्टार्ट होता है आपके लिए लैंग्वेज के वैसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, सबसे पहले गौर करना है तो आपको दिख रहा है कि ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ODC और OBA, ये आपस में समरूप दिया हुआ है। देखो ODC और OBA ये दोनों आपस में क्या है, तो ऑलरेडी बोल दिया है कि ये समरूप है। ठीक है, एंगल BOC 125 डिग्री है, यहां से देख लो एंगल 125 डिग्री ये दिया हुआ है और 70 डिग्री आपका ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि DOC क्या होगा, DOC पहले ये बताना है, इसके बाद क्या बताना है, DCO बताना है, फिर ये बताना है और फिर आपको OAB बताना है, मतलब ये वाला कोण भी बताना है बच्चों। अब देखो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली बात को गौर से समझना है। देखो दिया क्या है, दिया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। अब जब समरूप है तो फिर आप क्या समझ सकते हैं, यदि समरूप होता है तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इन दोनों त्रिभुज के, अब चूंकि हम लोग को सिर्फ एंगल के बारे में बात करना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो आराम से बनाते हैं। लिखा है, दिया है क्या, ट्राइंगल ODC समरूप है किसके, ट्राइंगल OBA के समरूप है। बोलो ऐसा है ना। तो यदि बच्चों ध्यान समझो, अब यहां यदि हम O से D की तरफ जा रहे हैं, फिर C की तरफ जा रहे हैं, और इसमें O से B की तरफ जा रहे हैं, फिर A की तरफ जा रहे हैं, राइट। इसका मतलब इसका ये जो भुजा है बच्चों वो इसके इस भुजा के समानुपाती होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इन दोनों के और फिर इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। हालांकि हमें रेशियो के बारे में नहीं समझना है, भुजाओं के बारे में नहीं, हमें एंगल के बारे में देखना है। मतलब ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, सोचो। यदि हम यहाँ O से लेकर के और D की तरफ गए, ठीक है ना,
तो यहाँ पर हम O से लेकर के B की तरफ आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यदि ये दोनों आपस में समरूप है तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल D एंगल B के बराबर होगा, एंगल D एंगल B के बराबर होगा, और दोनों कितना होगा बच्चों, तो 70 डिग्री। बिल्कुल बात सही है ना। उसी तरह से एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एंगल C बराबर एंगल A, और ये कितना होगा, ये भी निकालना बाकी है, हम लोग इसे बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है। तथा एक और क्या है जो आपस में बराबर है, तो गौर करेंगे आप, तो इस चूंकि ये दोनों आपस में समरूप है तो यहाँ से DOC जो कोण बन रहा है बच्चों, मतलब एंगल DOC ये बराबर हो जाएगा एंगल AOB का, तो लिखो एंगल AOB, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने इसके बारे में तो समझ लिया है कि ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। हमें सबसे पहले ये पूछा गया है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस एंगल को और इस एंगल को यदि हम आपस में ऐड करने की कोशिश करें बच्चों, तो ध्यान रखना ये रैखिक युग्म कोण से यहां से यहां तक 180 डिग्री बना देगा। मतलब क्या करेंगे, देखो लिखेंगे अब 125 डिग्री को, और साथ ही साथ ऊपर वाला जो एंगल है मतलब DOC, यदि ये इन दोनों को हम निकालने की कोशिश करें एंगल DOC, तो दोनों मिलकर के 180 बनाएगा। कैसे बनाएगा, तो रैखिक युग्म कोण से, रैखिक युग्म कोण से ऐसा करेगा। अब बच्चों एंगल DOC निकालने का ट्राई करेंगे तो 180 में से हमारा 125 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एंगल DOC हमारा आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया तो 5। बच्चों ये आ रहा है आपका कितना, 55 डिग्री। मतलब क्या समझ में आया, ये जो हमारा है ये आपका आ रहा है 55 डिग्री। अब यदि ये 55 डिग्री है और ये 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, सोच के बताओ ये कितना हो सकता है। तो यदि हम इन दोनों को आपस में ऐड करके और इसको इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल आंतरिक कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होता है, मतलब ये और ये और ये तीनों जुड़ करके कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अब एक त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज में, DOC में। त्रिभुज DOC में एक काम होने वाला है, क्या होने वाला बच्चों, तो 70 डिग्री, और फिर बाद में जो हमने निकाला है 55 डिग्री, और साथ ही साथ ये एंगल जिसका नाम है DCO, एंगल DCO, ये तीनों मिलकर के 180 बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोण जो है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस हिसाब से यदि हम एंगल DCO निकालें तो 180 में से कितना माइनस हो जाएगा, इन दोनों को आपस में ऐड कर दो तो 70 और 55 ये बच्चों हो जाता है 125 डिग्री। अब इन दोनों को हम यदि माइनस कर दें तो DCO हमारा कितना निकल जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो ये भी आ गया 55, ये भी आ गया बच्चों 55 आ गया। अब बताओ तुम्हारे सामने कौन कौन सा एंगल निकल चुका है, आपने DOC निकाल लिया है, आपने DCO निकाल लिया है, अब बोला है बताओ OAB क्या होगा। अब देखो OAB ये जो एंगल होगा बच्चों ये वही होगा जो हमारा DCO निकला है। क्यों, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो यहाँ पर जो C वाला एंगल होगा वही एंगल हमारा A वाला होगा, मतलब C और A दोनों इक्वल था। अब हम लोगों ने एक्चुअली में DCO जो निकला है तो एक्चुअली में एंगल से ही निकला हुआ है। यदि हम यहाँ पे पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो ये एक्चुअली में DCA ही है, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। अब यदि DCO हमारा 55 है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एंगल OAB ये भी हमारा कितना होगा, ये भी आपका 55 डिग्री होगा। कैसे, तो आप समीकरण 1 को देख करके ये चीज समझ सकते हैं कि समीकरण 1 हमारा कह रहा है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यदि ये 55 आया तो ये भी कितना होगा, 55 होगा। समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, सक्सेसफुली 3 में से 3 एंगल जो हमें निकालने थे, 1 2 3, ये तीनों को हमने निकाल करके कंप्लीट कर लिया है, 1 2 और 1 यहाँ। ठीक है, बोलो समझ में नहीं आया वाला क्वेश्चन बहुत ही आराम से बनेगा, बस कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। आइए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से समझते हैं कि हमारा नया क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। देखो बच्चों, यहाँ कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है, AB जो है वो DC के समांतर है, और उसके जो विकर्ण है AC और BD वो परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए आप बताना है OA बटे OS, देखो OA बटे में OC और OB बटे OD, OB बटे में OD। अब बच्चों ये कैसे हो सकता है बताओ,
ये कैसे कर सकते हैं? हमको यदि ये दोनों के संगत भुजाओं का अनुपात को यदि बराबर करना है तो ध्यान रखना होगा आपको कि इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या करना होगा, समरूप करना होगा। तो ये समरूपता कैसे हो सकती है? अब ध्यान देना कौन कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो त्रिभुज हमारे सामने बनने वाला है बच्चों, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि इसे सोचना है आपको, तो सबसे पहला त्रिभुज जो आपको देखना है वो इस त्रिभुज को देखो, ये ठीक है क्या? नहीं, ओ ए बट्टे ओ सी करना है ना, तो ओ ए बट्टे ओ सी करना है, तो ऐसा नहीं करना होगा, गलत बात, बहुत गलत बात। एक इसको और एक इसको, इन दोनों त्रिभुज को आपस में हम लोग क्या करते हैं, तो समरूप करने की कोशिश करते हैं। तो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे? देखो, ट्राइंगल हम लोग लेंगे बच्चों ए ओ बी, तो लिख लो ट्राइंगल ए ओ बी, तथा दूसरी जो ट्राइंगल हमारे सामने वो कौन सा है, तो डी ओ सी है, तो लिखेंगे तथा ट्राइंगल डी ओ सी में। इन दोनों को हम समरूप करने की कोशिश करते हैं। आइए कैसे कर सकते हैं, समझो। साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, तो ये जो कोण होगा बच्चों, ये कोण, ये किसके, बताओ, ये और ये समांतर है और ये इसका तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो यदि ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण से बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और ये कोण इसके इस कोण के बराबर होना चाहिए एकांतर अंतः कोण से, और बच्चों इसका ये कोण उसके इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो देखो एंगल 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 लगा करके दोनों समरूप हो गए। आ जाओ इसे करते हैं तुरंत। देखो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ये जो है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, ओ ए बी, तो लिखो एंगल ओ ए बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो रहा है इसका, मतलब ओ सी डी का, तो लिखो एंगल ओ सी डी, ये दोनों आपस में बराबर हुए। ऐसे ही एंगल ए बी डी, लिखो एंगल ए बी डी, ये बराबर हो जाएगा किसका, तो ये बराबर हो रहा है इसके, मतलब ओ डी सी, तो लिखेंगे ये बराबर हो रहा है ओ डी सी का। ये दोनों कैसे बराबर हुए, तो हम लिखेंगे एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से ऐसा हुआ है, वेरी गुड। अब बच्चों ये जो हमारा एंगल है मतलब ए ओ बी, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल डी ओ सी का, इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल डी ओ सी। ये कैसे हुआ, शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण से ये बराबर हो गया। अब कौन सा कसौटी लगाएंगे, हम लगाएंगे एंगल 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 की कसौटी से। अब जब ये हम एंगल 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 के कसौटी लगा ही चुके हैं, तो हम ए ओ बी को, ट्राइंगल ए ओ बी, इसे हम समरूप कर सकते हैं किसके, बताओ। यदि हम यहाँ ए ओ की तरफ जा रहे हैं, ए से ओ की तरफ, तो यहाँ पर इसका जो संगत भुजा है बच्चों, ये हमको यहाँ से चलना पड़ेगा, और ए वैसे भी इसके बराबर है, तो यहाँ चलना पड़ेगा सी ओ डी। तो एक्चुअली में ए ओ बी जो है ये आपका सी ओ डी जो है इसके समरूप हो जाएगा बच्चों। अब जैसे ही ये समरूप हो गया, अब बताओ जब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है तो उसकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है ये ऑलरेडी बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप कर चुके हैं, तो क्या हम OC बटे OA नहीं सकते, मतलब इस त्रिभुज का OA और इस त्रिभुज का OC, इनका अनुपात वही होगा जो इस त्रिभुज के OB और इस त्रिभुज का OD इसका अनुपात का बराबर होगा, क्योंकि संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है यदि त्रिभुज आपस में समरूप हो। तो लिखेंगे अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम उस त्रिभुज का OA लेते हैं तो इस त्रिभुज का OC लेना होगा, OA बट्टे OC बराबर OB बट्टे OD हो जाएगा, OB बट्टे क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर पाए बताओ, ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि जो दो समरूप त्रिभुज जो होते हैं, समरूप त्रिभुज, क्या लिखना है, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है, समानुपाती होती हैं, इसलिए हम ऐसा कर पाए। दो त्रिभुज आपस में समरूप हुआ तो उसके संगत भुजाओं को हमने समानुपाती दिखा दिया। बोलो मजा आया ना क्वेश्चन बनाने में। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को केवल सीखो, कॉन्सेप्ट्स आपके पास होंगे तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन को बहुत ही आराम से बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं फिर से एक नए क्लास में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उसे आपको ट्राई करते रहना है कि वो कैसे बन सकता है, और ट्राई करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। इसीलिए आप लोग को उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर से शानदार क्लास के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ गुरुकुल साथी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।